हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे कोठारी कमीशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सीडीपी से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, आप जाकर के चैनल पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसे भी आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं उन वीडियोज़ को भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं। कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को हम लोग नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। नेशनल एजुकेशन कमीशन। नेशनल एजुकेशन कमीशन। इस कमीशन को बनाया गया था 1964 टू 1966, यानी कि 2 साल के लिए, 2 इयर्स। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था 2 इयर्स के लिए, 1964 से 1966 तक, यानी कि एक टेम्पररी कमीशन था, ये एक एडहॉक कमीशन था। एडहॉक कमीशन। ठीक है, तो इसे गवर्नमेंट ने बनाया था और इसका मेन पर्पस क्या था? व्हाट वाज द पर्पस? कि वो क्या करे, एनालाइज करे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को। पर्पस वाज टू एनालाइज एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड उससे रिलेटेड सजेशंस या रिफॉर्म्स जो भी उन्हें लगता है उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस दें। एंड गिव रिकमेंडेशंस। तो ये इसका पर्पस था। और क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे, इस कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनका नाम था दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी या डीएस कोठारी। तो जो चेयरमैन होता है उसी के नाम पे हम लोग कमीशन का नाम रख देते हैं। तो इसी तरह से चेयरमैन थे इसके दौलत सिंह कोठारी। क्योंकि इसके चेयरमैन दौलत सिंह कोठारी थे तो हम लोग इसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं। इनफैक्ट कोठारी कमीशन नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो इसमें इन्होंने क्या करा था, इस कमीशन में देयर वर 17, मतलब ये जो इसमें ग्रुप था ना, 17 कोर पीपल थे। मतलब मेन अगर पूछे कि इसके कोर ग्रुप, कमिटी के कोर ग्रुप मेंबर्स कौन थे, तो दे वर 17 पीपल। कोर ग्रुप, ठीक है। और इन लोग का काम क्या था कि ये लोग कंप्रिहेंसिव स्टडी करें, मतलब प्रॉपर डीप एनालिसिस करें प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की। यानी कि ये लोग एनालाइज करेंगे, या इनका काम था कि एनालिसिस करें किसका, प्राइमरी एजुकेशन का भी, सेकेंडरी एजुकेशन का भी एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इस कमीशन में क्या था कि अब जैसे ये 17 पीपल है, इन लोगों ने डिफरेंट टास्क फोर्सेस बनाए, बेसिकली 12 टास्क फोर्सेस बनाए। ये टास्क फोर्सेस क्या थे? बेसिकली इन लोगों ने एक तरीके से सब सेक्शंस बना दिए कि इस पे रिसर्च करनी है, इस पे रिसर्च करनी है, इस पे रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल एक टास्क फोर्स स्कूल एजुकेशन पे रिसर्च करेगा, ठीक है। फिर कोई टास्क फोर्स हायर एजुकेशन पे रिसर्च करेगा, तो कोई टास्क फोर्स एडल्ट एजुकेशन पे रिसर्च करेगा। इस तरह से इन्होंने 12 टास्क फोर्स बनाए टोटल, जो कि मतलब डिफरेंट सेक्शंस में या पर्टिकुलर एरिया पे रिसर्च करेंगे। एंड इसमें इन्होंने बनाए 7 वर्किंग ग्रुप्स। यानी कि 12 पहले इन्होंने सेक्शंस डिवाइड करे कि यहाँ हमें जो है इस
चीज़ पे हमें रिसर्च करनी है। फिर ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड इन्होंने बनाए 7 वर्किंग ग्रुप्स जो कि अलग अलग जगह जा करके इन चीज़ों पे एनालाइज करेंगे, जैसे कि विमेंस एजुकेशन हो गया, ठीक है, या फिर एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एट्सेट्रा। मतलब कि इन्होंने 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाए थे और 12 टास्क फोर्सेस बनाए थे। तो क्या ज़रूरत पड़ गई थी हमें इस कमीशन की कि हमें ये बनाना पड़ा? तो पहली चीज़ थी कि ये चीज़ देखी गई कि एकेडमिक पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस है और मॉरल स्पिरिचुअल चीज़ों पे फोकस नहीं है, एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न एक था कि एग्रीकल्चर को भी इम्पोर्टेंस देनी है, इसमें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं थी, तो इसके लिए हमें कमीशन की ज़रूरत थी। नाउ कमीशन ने पूरा डीप एनालाइज करके टोटल कितने रिकमेंडेशंस दिए थे? तो कमीशन ने टोटल 23 रिकमेंडेशंस दी थी कि उन्होंने कहा कि इस एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए 23 रिकमेंडेशंस दी थी। अब 23 की 23 रिकमेंडेशंस तो नहीं ऐसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं, बट उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं वो पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे पहला तो ये है, इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है, ये कमीशन बात करती है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन aged from 6 to 14 years, ठीक है। यानी कि ये रिकमेंडेशन बात करती है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कितने साल तक की उम्र के बच्चों को? 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने क्या बात करी है कि आपको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है अपनी एजुकेशन में इंक्लूसिविटी को, इंक्लूसिविटी को, ठीक है। इंक्लूजन बनाना है यानी सबको मौका देना है, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस कमीशन ने दिया था, एंड दैट वाज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा हमें पता है कि इंडिया एक मल्टी स्पीकिंग मतलब मल्टी लैंग्वेज स्पीकिंग नेशन है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो उन्होंने एक 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आए। जैसा कि हमें पता है कि इन्होंने बोला कि भाई प्राइमरी एजुकेशन जो आपका हो रहा है वो बच्चे की मदर टंग में होनी चाहिए, ठीक है। बच्चा कुछ भी अपने घर से लेके आ रहा है, अपनी मातृभाषा लेके आ रहा है, तो वो भी एक नॉलेज है और ये एक अच्छी चीज़ है। तो जो बच्चा है या स्टूडेंट है, प्राइमरी एजुकेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि उसकी अपनी अगर मदर टंग है उसमें पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। बट इन्होंने क्या बोला है कि हमें बच्चों को इनकरेज करना है मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने के लिए। बेसिकली 3 लैंग्वेज फार्मूला में आपकी 2 स्टेट्स हैं, उन्होंने आपके जो स्टेट्स हैं या कंट्री के जो स्टेट्स हैं उन 2 पार्ट्स में से डिवाइड करा कि एक वो वाले स्टेट्स हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, और दूसरे थे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, वहाँ दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो हमारे बीच में क्या हो रहा था, एक ब्रिज था, लैंग्वेज का एक बैरियर था कि जैसे नॉर्थ साइड के जो लोग हैं वो बेसिकली हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। वो साउथ के लोगों से कम्युनिकेशन जो है वो डिफ़िकल्ट है, और जो साउथ इंडिया का जो पोर्शन है वहाँ के लोग हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स नहीं हैं, वो अपनी कोई भाषा बोलते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो हमारे बीच में ये जो लैंग्वेज बैरियर रिमूव करना था, इस हम लोग क्या चाहते थे बेसिकली, इसका जो पर्पस था 3 लैंग्वेज फार्मूला का था कि हम लोग ये लैंग्वेज बैरियर रिमूव करें, ठीक है। रिमूव लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। तो उसके लिए था, तो इनके लिए इन्होंने बोला कि ये क्या करेंगे,
कि जैसे आपके जो ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, तो इनकी एक भाषा, इनकी मदर टंग कौन सी हो गई? मदर टंग इनकी हो गई हिंदी, ठीक है, कोई मदर टंग। फिर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख लेंगे, इंग्लिश, ठीक है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश, कि कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखेंगे दैट इज इंग्लिश। और फिर उन्होंने कहा कि एक रीजनल लैंग्वेज सीखें, एक रीजनल लैंग्वेज सीखें। प्रेफर क्या किया गया था इसमें? ये प्रेफर है, ये बात वो नहीं है कि इन्हें यही लेना है। दिस वॉज अ चॉइस, दिस वॉज अ चॉइस। प्रेफर ये थी, प्रेफरेंस ये थी आपकी, प्रेफर ये किया गया कि ये यहाँ पर कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखें, ठीक है, साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखें। जबकि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, इनके लिए क्या था? इनके लिए ये था कि ये एक इनकी मदर टंग कौन सी हो गई? कोई मदर टंग इनकी कोई रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, वो उनकी मदर टंग हो गई। रीजनल लैंग्वेज मतलब अगर कोई व्यक्ति तमिलनाडु का है तो या मतलब अगर कोई तेलुगु बोल रहा है, राइट, तो वो उसकी मदर टंग हो गई, ठीक है। फिर वो कोई रीजनल लैंग्वेज सीखे, और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश तो सीखनी ही सीखनी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज वो इंग्लिश सीखे। और जो उनको रीजनल लैंग्वेज में सीखना था, वो प्रेफर ये कर रहे थे कि रीजनल लैंग्वेज में, ये प्रेफर था, इनके पास चॉइस थी इस चीज़ की, प्रेफरेंस ये थी कि ये प्रेफर करें हिंदी भाषा सीखने की, ठीक है, कि ये प्रेफर करें हिंदी भाषा सीखने की। बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, नॉट सक्सेसफुल। क्यों? इसका रीज़न ये था कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लोग थे उन्होंने हिंदी भाषा मदर टंग में ली, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ली, बट रीजनल लैंग्वेज में दे डिडंट प्रेफर एनी साउथ इंडियन लैंग्वेज, क्योंकि मे बी उन्हें वो डिफ़िकल्ट लग रहा था। उन लोग के लिए ईजी क्या था? उन लोगों ने चूज शुरू करा संस्कृत, ठीक है। जबकि जो आपके नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे, यानी जो साउथ वाला रीजन था, उन लोगों ने अपनी मदर टंग ली, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, तमिलनाडु इसने तेलुगु बोला, ठीक है, तेलुगु लैंग्वेज सीखी, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश सीखी। बट रीजनल लैंग्वेज में उन्होंने नॉर्थ इंडिया की कोई लैंग्वेज हिंदी ना लेकर के उन्होंने कोई दूसरी ही एक रीजनल लैंग्वेज ली, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया स्टेट, या फिर आप कह सकते हैं नॉन हिंदी, ठीक है, इस तरह से लिया। तो जो लैंग्वेज बैरियर रिमूव करने के लिए इस लैंग्वेज ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आए थे वो इतना ज़्यादा फिर आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को एनईपी जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि अभी तक क्या हो रहा था, इससे पहले तक हमेशा बच्चों की पढ़ाई, बच्चों में कैसे उनकी पढ़ाई में कैसे सुधार लेके आए, बच्चों की ट्रेनिंग की बात हो रही थी। बट फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर उन्होंने बात करी ट्रेनिंग फॉर टीचर्स की, कि जो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी भी क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। इसके अलावा उन्हें अलाउ करना चाहिए कि वो एजुकेशनल रिलेटेड कोर्सेस, एंड रिसर्च इन सब चीज़ों में, ठीक है, वो उसमें पार्टिसिपेट करें, उनको प्रॉपर उसमें मतलब हेल्प की जाए, ठीक है, उनको फ्रीडम दे कि वो रिसर्च वगैरह कंडक्ट कर सके, दे में पब्लिश फाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा इन्होंने सोशल जस्टिस की बात की है, मतलब गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल पीपल, तो मतलब इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि साइंस एंड मैथ्स पे फोकस हो, ठीक है, साइंस एंड मैथ्स पे
फोकस हो। क्यों? नेशनल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमें पता है कि टेक्नोलॉजी, साइंस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा है इस चीज़ पे स्कूल में फोकस होना चाहिए। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ रटवा रहे हैं, एक तरीके से उन्होंने बोला थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चों को ग्रांट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि इन सब्जेक्ट्स को एजुकेशन सिस्टम में प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी उन्होंने बताया है कि वहाँ पर भी हमें स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी हमें क्या करने की ज़रूरत है, अटेंशन देने की ज़रूरत है इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मतलब हमें उनकी रिसर्च को, उनकी ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो बेसिकली ये बात करते हैं कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। ठीक है, लेबोरेटरीज़ को फंड करिए, लाइब्रेरीज़ को फंड करिए, ये सब चीज़ें इसमें बोली गई हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बोला है कि बच्चों पे एग्ज़ाम का स्ट्रेस कम करना है। यू हैव टू रिड्यूस एग्ज़ाम स्ट्रेस। इस तरह से आपको अपने एजुकेशन सिस्टम को क्या करना है, डिज़ाइन करना है। और इसके अलावा होलिस्टिक अप्रोच टू असेसमेंट, ये बोला है। होलिस्टिक अप्रोच टू असेसमेंट का, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक वर्ड जब भी देखेंगे इसका मतलब आपको समझना है कॉम्प्रहेंसिव या फिर ओवरऑल। तो आपको बच्चे का ओवरऑल असेसमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटा हुआ रोड लर्निंग बेस्ड एग्जामिनेशन बच्चा ले रहा है, दे रहा है एंड यू आर कंसिडरिंग हिम अ स्कॉलर और समथिंग। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि इनका ये कहना है कि आपको बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है, ओवरऑल उसका असेसमेंट करना है। सिर्फ एग्ज़ाम जो मतलब ऐसा नहीं है कि रोड लर्निंग अप्रोच को बेसिकली कह रहे हैं कि उसको फॉलो नहीं करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कोठारी कमीशन से रिलेटेड थे। और 3 लैंग्वेज फार्मूला इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस आते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला पे, और बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं इस पे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।